अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इनर्शिया पर देखिए। ये जो वर्ड इनर्शिया है ना, ये हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए या मेंटेनेंस के लिए। इनर्शिया के बारे में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये पढ़ा है कि ये वो स्टेट होती है बॉडी की जो अपनी स्टेट या वो बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। बिल्कुल सेम यही वर्ड अब आप क्लाइमेट के लिए लगा लें। अब क्लाइमेट में इनर्शिया क्या है? क्लाइमेट में इनर्शिया रेफर करता है, ये टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब यही है कि ऑपोजिशन है किसकी तरफ से? अर्थ क्लाइमेट सिस्टम की तरफ से, कि वो रेजिस्ट करेगी और रिस्पॉन्ड करेगी स्लोली टू चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सोलर रेडिएशन, फ्लक्चुएशन इन ग्रीन हाउस गैसेस concentration, or because of this inertia the effects of environmental changes may not be immediately visible. अब क्लाइमेट इनर्शिया क्या है? ये टेंडेंसी है अर्थ क्लाइमेट सिस्टम की कि वो रेजिस्ट करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी जितने भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर से मेरा यही है, सोलर रेडिएशन है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती है उन्हें ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है। अब देखिए ये बात इस तरह से समझ लें कि हमारी जो अर्थ या हमारे जो अर्थ पे होने वाले जितने भी फिनोमेना है उनमें एक रेजिस्टेंस पाई जाती है, और उस रेजिस्टेंस के रिस्पॉन्स में वो एक इफेक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। क्योंकि अगर एक्शन होगा और वो रेजिस्ट करेगी तो रेजिस्ट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे आप, क्योंकि आप सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं, इन चीजों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी यही बात है कि जब हम किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं, उस क्वांटिटी के चेंज करने से एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो नई क्वांटिटी का प्रोड्यूस होना है ये एक्चुअली इफेक्ट है जो कि रेजिस्टिव नेचर ऑफ हमारी यूनिवर्स की वजह से। जैसे आप एग्जांपल देखें कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना आपको याद हो, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के करीब लेकर जाते हैं तो उस कॉइल के अंदर इंडक्शन हो जाती है। अब जरा देखा जाए तो ये इंडक्शन होती क्यों है? तो ये भी एक रेजिस्टिव फिनोमेना है जो कि हमारी यूनिवर्स या अर्थ के ऊपर होता है। कैसे? जब आप मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेट को लेकर जाते हैं किसी कॉइल के पास, अब कॉइल के पास पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट उसके करीब लेकर जाए और फील्ड का चेंज आया तो उस चेंज के रिस्पॉन्स में उसने भी अपने अंदर क्या की, फील्ड को इंड्यूस कर लिया, और वहां पर उस फेनोमेना को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्लाइमेट का जो इनर्शिया है वो एक रिस्पॉन्स देता है किनको, चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर को। वो सोलर रेडिएशन, फ्लक्चुएशन और ग्रीन हाउस गैसेस जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उनको रेजिस्ट करता है ताकि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो इफेक्ट करते हैं वो आपको इमीडिएटली विजिबल ना हो। इनमें कॉजेस क्या है? द फिनोमेना is driven by various component processes and feedback mechanism within the Earth's climate system. These mechanisms can either accelerate or decelerate the rate of change. अब ये जो आपके पास फिनोमेना है क्लाइमेट इनर्शिया का, इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक क्या है? फीडबैक एक लूप है जो क्या कर सकता है, जो आपके क्लाइमेट के अंदर होने वाले चेंजेस को एम्पलीफाई भी कर सकता है और उसे डैम्पन भी कर सकता है, उसे रिड्यूस भी कर सकता है। यहां पर जब हम फीडबैक की बात कर रहे हैं तो फीडबैक का मतलब यही है कि कोई एक आउटपुट जाकर दोबारा से अपना साइकिल कंप्लीट करे और एक इनपुट में चेंज लेकर आए। फीडबैक का मतलब यहाँ लूप से रिलेटेड है। तो अब ये फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है, तो देखें यहाँ पर दो किस्म के फीडबैक है। एक टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। याद रखें यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है बुरा, और नेगेटिव फीडबैक का मतलब है अच्छा। यहाँ पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव को आप अच्छे और बुरे से ना देखें, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अपना मतलब डिफरेंट कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव फीडबैक क्या कह रहा है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है एम्पलीफिकेशन। These feedback amplify initial change, pushing the system further away from its original state. यानी कि वो ओरिजिनल स्टेट से आपको क्या करेगा, दूर ले जाएगा या फिर इनिशियल चेंजेस को एम्पलीफाई कर देगा। एग्जांपल क्या है? आर्कटिक आइस मेल्ट्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। द अर्थ रिफ्लेक्टिविटी, जिसे एल्बिडो कहते थे, वो डिक्रीज करेगा। द डार्कर ओशन सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट लीडिंग टू फर्दर वार्मिंग एंड मोर आइस मेल्ट।
अब अगर आप देखें तो ये तो एक नेगेटिविटी शो कर रहा है ना, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, वो समझते तो आपको पॉजिटिव फीडबैक और क्लियर होगा। ये पॉजिटिव फीडबैक की जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, ये मैंने गूगल से उठाई है। इसकी बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक में सिर्फ उन्होंने 2 ही लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन समझने के लिए मैंने इसके कुछ और पॉइंट्स जो है वो वहां से कैरी किए। अब इसमें अगर देखें तो वो क्या है, वो ये है कि these feedback amplify global warming, accelerating the rate of climate change। ठीक है, ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को, उसके जो रेट है उसको एक्सेलरेट करता है और ग्लोबल वार्मिंग को एम्पलीफाई करता है। अब देखें, आइस एल्बिडो फीडबैक। एज द अर्थ वार्म, सी आइस एंड ग्लेशियर मेल्ट, आइस इज वाइट एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट, हाई एल्बिडो। लेकिन जब ओशियन और लैंड डार्क होंगे तो वो एब्सॉर्ब करेंगे किसको, ज्यादा हीट को, एल्बिडो कम हो जाएगा। और इसकी वजह से जो आपके पास मेल्टिंग है वो और ज्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से जो आपके पास टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, मोर वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से वाटर वेपर फीडबैक, यानी कि आइस एल्बिडो के बाद दूसरा इसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव फीडबैक का, वो ही है वाटर वेपर फीडबैक। एज द टेम्परेचर वार्म्स, evaporation increases, leading to more water vapor in the atmosphere। सर वाटर वेपर, जी 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 पूछे। आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, कहाँ तक आपने सुना? आपकी आवाज कट गई थी सर, ये हाँ, आइस मैं वीडियो आपने पढ़ा दिया था। ठीक है, आइस एल्बिडो पढ़ा दिया। अच्छा देखें, आइस एल्बिडो के बाद मैंने कहा कि अब दूसरा जो इफेक्ट है पॉजिटिव फीडबैक में यानी एम्पलीफिकेशन में, दूसरा रोल प्ले करता है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर फीडबैक क्या है कि जब एटमॉस्फेयर वार्म होगा तो एवापोरेशन बढ़ेगी, एवापोरेशन के बढ़ने से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाएंगे। वो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करेंगे। सो ग्रीन हाउस गैसेस जब ज्यादा होंगी तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के आपको बता रहे हैं कि एम्पलीफिकेशन किस तरह हो रही है, जिसे हम पॉजिटिव फीडबैक करें, यानी कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसे हम पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह से अब तीसरा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बता रहे हैं कि कैसे हीट इंक्रीज होगी। तो देखें, यह है परमाफ्रॉस्ट थो एंड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। हायर टेम्परेचर मेल्ट द आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट, द मेल्टिंग सॉइल रिलीजेस मैसिव अमाउंट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, both of which are strong greenhouse gases that trap more heat। तो यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव फीडबैक में किस तरह से एम्पलीफिकेशन हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फिर रिड्यूस कार्बन सिंक कैपेसिटी, वार्मर ओशियन होल्ड्स लेस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जी, सर ये थॉ क्या होता है? थॉ का मतलब यही है कि जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर वो डायरेक्टली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, इसका एक और फॉर्म होती है जो कि यूं समझे मिक्सचर होता है, वाटर और सॉलिड आइस जो होती है ना, वो एक तरह से कंडेंस फॉर्म होता है, उसे थॉ कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट थॉ। यानी कि ये वो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा पानी के अंदर, तो वो जो स्टेट आती है उसे हम थॉ कह रहे हो। ठीक है। अच्छा, राइट। उसके बाद कहते हैं कि रिड्यूस कार्बन सिंक कैपेसिटी, warmer ocean hold less dissolved carbon dioxide, and warmer dried land ecosystem become less efficient at taking carbon dioxide, more carbon dioxide remains in the atmosphere increasing the warming। अब देखिए, मैंने आपको 4 तरीके से ये बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो किस तरह से बढ़ेगी अगर हम एक्सटर्नल इफेक्ट को ऑब्जर्व करें, कि हमारी जो सोलर रेडिएशन है और जो ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर बढ़ेगी तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और पॉजिटिव फीडबैक आने का मतलब एम्पलीफिकेशन होगी, और एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब इसका नेगेटिव फीडबैक क्या है, तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या है कि दीज फीडबैक डैम्पन और काउंटर एक्ट द इनिशियल चेंज हेल्पिंग द स्टेबलाइज द सिस्टम। अब नेगेटिव का मतलब यहाँ अच्छा है, स्टेबलाइजेशन है ना, स्टेबलाइजेशन का मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना है वापस। ठीक है, तो अब क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैन स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेगी तो उससे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और जब प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी तो प्लांट ग्रो मोर विगरसली, दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हिच हेल्प रिड्यूस ओवरऑल कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो अब ये नेगेटिव फीडबैक है कि वो क्या करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ये जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, और प्लांट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की मदद से, और इस तरह से ओवरऑल आपका जो टेम्परेचर है वो वापस क्या होगा, स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नेगेटिव फीडबैक, यानी कि इट इज गुड फॉर अस
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने इसकी भी जो है वो ली है, डिफरेंट आपके पास आर्टिकल्स है, और वो यही है कि दीज फीडबैक एक्ट लाइक ब्रेक्स। ये फीडबैक क्या है, ये ब्रेक लगा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं टू स्टेबलाइज द क्लाइमेट सिस्टम। ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले प्लैंक रिस्पॉन्स है, साइंटिस्ट है प्लैंक, और उसका रिस्पॉन्स है, जैसे हम थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। एज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस इट इमिट मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इनटू स्पेस। A warmer planet naturally tries to cool itself by releasing more heat. तो अब यहां पर ये कह रहा है कि ये जो थर्मल रेडिएशन है, इससे फायदा क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी, तो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलने का मतलब जो वार्मर प्लैनेट होते हैं वो अपने आप को कूल करने की कोशिश करते हैं, किसके जरिए, हीट निकालने के जरिए। हीट निकलती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अगर हाई जो एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है वो अगर मूव करेंगे तो पीछे रह क्या जाएंगे, लो एनर्जी के मॉलिक्यूल, तो टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। तो पहली तो ये बात हो गई, इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। दूसरा जो इसमें लो लेवल क्लाउड फीडबैक है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो लेवल क्लाउड फीडबैक जिसे हम शॉर्ट वेव कहते हैं इंक्रीज एवोपरेशन कैन लीड टू मोर लो लेवल व्हाइट क्लाउड्स। अब जब एवोपरेशन बढ़ेगी तो एवोपरेशन के बढ़ने से क्या होगा, व्हाइट क्लाउड्स जो होंगे, लो लेवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं उनके डिफरेंट एल्टीट्यूड्स होते हैं, तो जो एवोपरेशन से बनने वाले क्लाउड्स हैं वो लो लेवल होता है। तो कहते हैं दीज क्लाउड्स हैव अ हाई एल्बिडो, क्योंकि इनका कलर व्हाइट होता है तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को, रिफ्लेक्टिंग सनलाइट अवे फ्रॉम द अर्थ एंड प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि स्टेबलाइजेशन की तरफ आ गए दोबारा से। थर्ड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैन बूस्ट photosynthesis and plant growth. This creates a stronger carbon sink that removes carbon dioxide from the atmosphere and partially offsetting emission. अब अगेन ये वही वाली बात है जो कि हमने शुरू में डिस्कस की कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से फोटोसिंथेसिस का जो इफेक्ट है वो बूस्ट अप होगा, प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी। स्ट्रॉन्गर कार्बन सिंक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएगी, और जो आपके पास पार्शियली ऑफसेटिंग है इमिशन, वो भी आपके पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और फिर इसके इफेक्ट में चौथा ये है, वेदरिंग रॉक्स इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन स्पीड अप द केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब मैंने बताया था ब्रेकिंग, which consumes atmospheric carbon dioxide, act as a very slow long term brake on warming। तो यहां पर अगेन जो है आपके पास जो टेम्परेचर है उसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाता है। इट मींस यहां पर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या है कि ये एक इंपैक्ट है। अगर पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, तो वहीं पर नेगेटिव फीडबैक, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है कि एक चीज का जो इफेक्ट है वो दूसरी चीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो नेगेटिव फीडबैक है वो इतना जो है वो एक्यूरेटली या यूं समझे कि रिस्पॉन्स में काम नहीं करता जितना पॉजिटिव फीडबैक कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और उसका रीजन हमारा ही कुछ इनपुट है, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारे व्हीकल्स हैं, जिनकी वजह से हम ये कर रहे हैं। यानी अगर ये नेचुरल होता ना, तो नेचुरल यानी कि आर्टिफिशियली कोई चीज इसमें ऐड ना होती, तो ये अपने आप को चीजों को स्टेबलाइज करके चलता। लेकिन अब क्योंकि हमारा भी इसके अंदर इनपुट आना शुरू हो गया है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, इनकी वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो अब ये नेगेटिव फीडबैक इसको जो है वो उस तरह से टैकल नहीं कर सकता, जो कि नेचुरल फिनोमेना होता है। फिर मैकेनिज्म की अगर बात करें क्लाइमेट इनर्शिया के अंदर, तो दो बातें, एक है रोल ऑफ ओशियन, एक है कार्बन साइकिल एंड स्लो फीडबैक। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं रोल ऑफ ओशियंस की बात करूं, तो ओशियन possess a high heat capacity acting as a thermal buffer because they absorb and release heat very slowly. Changes in ocean temperature occur very long time scale, delaying global climate equilibrium. तो आप देखें कि जो हमारे ओशियंस होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, तो वो क्या करते हैं, हीट को एब्सॉर्ब करते हैं और बहुत स्लोली हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसकी वजह से ओशियन का टेम्परेचर चेंज होता है और लॉन्ग टाइम स्केल तक ये ग्लोबल क्लाइमेट को जो है वो स्टेबल रख सकते हैं या इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। इसकी एग्जांपल यही है कि ये जो कोस्टल एरियाज है, कराची है, गवादर है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है। टेम्परेचर इसी तरह मॉडरेट रहता है कि वहाँ पे लैंड ब्रीज और जो सी ब्रीजेस होती हैं वो टेम्परेचर को क्या रखती है, मेंटेन रखती हैं, कि
दिन के टाइम जो है वो आपके पास लैंड हीट अप हो जाती है, लेकिन जो कोल्डर एयर है वो सी की तरफ से आ रही होती है, और रात के टाइम क्योंकि लैंड आपके पास ठंडी हो जाती है तो फिर आपके पास जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात आपको बताइए कि रोल ऑफ ओशियन में ग्लोबली अगर देखा जाए तो यही काम हो रहा होता है, जैसे आपके पास लैंड और सी ब्रीज का है। इसी तरह जो कार्बन साइकिल है या स्लो फीडबैक है, जो कि ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर, oceans, land, and vegetation is sluggish process. This further slowed by the gradual decomposition of organic matter, which prevents immediate adjustment to carbon level. अब देखिए ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बन साइकिल है, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज जो भी कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है एटमॉस्फेयर का ओशियन, लैंड या वेजिटेशन में, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। और इसमें होता क्या है कि इस स्लो प्रोसेस के अंदर जो ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, ये आपके पास स्लो फीडबैक कहलाता है, और इसका इम्पैक्ट आपको बहुत देर में नजर आता है। जो कि अब देखें कि अगर आज से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होना शुरू हो रही है तो इसका इम्पैक्ट आपको 100 साल बाद पता चलेगा कि हमारी जो ओवरऑल क्लाइमेट के अंदर वो कितना चेंज आ गया। ठीक है ना, ये जितने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या बाकी जो आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी पे वर्क कर रहे होते हैं कि आज के जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ऐड हो रही है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसका इम्पैक्ट 50 साल या 100 साल बाद कितना आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो फौरन से नजर नहीं आता। फिर इसी तरह टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इनर्शिया के अंदर अगर आप देखें तो दीज मैकेनिज्म मैनिफेस्ट इन टू डिस्टिंक्ट टाइम फ्रेम्स। एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है या शॉर्ट टर्म इनर्शिया, और एक लॉन्ग टर्म इनर्शिया। अब शॉर्ट टर्म इनर्शिया क्या है कि स्लो हीट एक्सचेंज स्पेशली बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस and the upper layer of the ocean. This explains why daily temperature fluctuation are gradually rather than instantaneous. Earth's surface takes time to warm up or cool down each day. ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट टर्म इनर्शिया यही है कि जो स्लो हीट एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेसेस और अपर लेयर ऑफ ओशियंस के अंदर, उसकी वजह से आपके पास डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअल है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। इसी वजह, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस को टाइम लगता है वार्म अप या कूल डाउन होने में रोजाना, तो इस वजह से इसे हम शॉर्ट टर्म इनर्शिया के तौर पर देखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इनर्शिया क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज ड्रिवन बाय चेंजेस इन ग्रीन हाउस गैसेस concentrations, especially carbon dioxide. तो इसका इफेक्ट क्या है, इट कैन टेक डिकेड्स टू सेंचुरीज फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ दीज गैसेस टू बी विद। ये जो इम्पैक्ट होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ये आपको फौरन नजर नहीं आता, इसके लिए सालों और सेंचुरीज लग जाती है इसका फुल इम्पैक्ट जो है वो विजिबल होने में। इवन इफ emissions were stabilized today, the climate system would continue to adjust and warm for a significant period due to this stored inertia. यानी कि आज को अगर आप ये लगे ना कि आपको कि जो इमिशन है वो स्टेबलाइज हो चुकी है, लेकिन इस क्लाइमेट सिस्टम को एडजस्ट होने में कई साल लगते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट जो चेंज है, क्योंकि इनर्शिया जो वो स्टोर्ड हुआ होता है, वो कई सालों तक जो है इसका इम्पैक्ट रहता है। इसे हम लॉन्ग टर्म इनर्शिया कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फिर इसी चीज को यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि शॉर्ट टर्म इनर्शिया के अंदर क्या है, डिले हीट एक्सचेंज, जबकि लॉन्ग टर्म इनर्शिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इट टेक्स आवर्स टू डेज, इट टेक्स डिकेड्स टू सेंचुरीज टू शो इट्स होल इम्पैक्ट। इसी तरह इट डेली वेदर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हेयर सस्टेन्ड ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स। तो आप देखें कि लॉन्ग टर्म इनर्शिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं और वो सस्टेन्ड होते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म इनर्शिया के अंदर जो डेली आपके पास टेम्परेचर में स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे आजकल आप देखें कि एक दिन अगर बारिश है, अगले दिन जो होती है वो गर्मी होती है, और उसके बाद फिर टेम्परेचर चेंज होता जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।